स्टार्टिंग करें। ठीक, देखिए बच्चों, भारत पर तुर्कों का आक्रमण मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इसमें मैंने बताया था कि कल जो हमने पढ़ाया था वो मुस्लिम अरब आक्रमणकारी थे कि किस तरीके से अरबों का आगमन भारत में हुआ। आखिर उससे पहले किसी भी योद्धा ने भारत पर अटैक तो बहुत किए थे, लेकिन बताया था कि कोई भी नहीं जीत पाया था। अर्थात एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था जिसने विजय पताका लहराया, तो उसका नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। सन 712 में उसने सिंधु को अर्थात दाहिर को हरा करके वहां पर अपनी पहली विजय परचम लहराया। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान के अंदर तक नहीं गया, केवल वो हिंदुस्तान पर अपना विजय पताका लहरा करके, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान पे अपनी पहली विजय को प्राप्त करने के बाद वो वापस वहीं से जो है चला गया था। लेकिन अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से जो है विदेशी शक्तियों का आगमन, अर्थात यहां से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के स्रोत कैसे खुलते हैं, और यहां पर तुर्क जो है वो सबसे ज्यादा जो है तबाही मचाने में तुर्कों का हाथ यहां पर हिंदुस्तान पे रहा है। हिंदुस्तान को किस तरीके से इन लोगों ने विचलित किया। लेकिन इससे पहले मोहम्मद गोरी का नाम भी आता है इतिहास के अंदर, तो मोहम्मद गोरी को हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था वो भारत में क्या करने के लिए वो आया था। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान आया था तो उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं था, उसके कई सारे उद्देश्य थे। लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य था, लगभग 4 उद्देश्यों में से जो उसका मुख्य उद्देश्य था उसका था कि भारत से अकूत संपत्ति लूट करके वो मध्य एशिया में जो उसकी सेनाएं जो मध्य एशिया पे कब्जा करना चाहता था, जो उनका लड़ना चाहता था, अर्थात उसको पता था कि इतना धन हिंदुस्तान से लूट करके मैं जो ये मध्य एशिया के युद्ध में लगा दूंगा तो एक बड़े क्षेत्र पर मैं कब्जा कर सकता हूं। तो यहां से अब हम देखना चाहते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वो आया और कहां से आया। आखिर उसके जन्म से लेकर के बात करते हैं कि वो कहां से, तुर्कों की स्थापना किस जगह से हुई, तुर्क पैदा कहां से हुए, ये बात आप समझ लेना यहाँ पे, है ना। तो अभी देखेंगे कि पाकिस्तान से अलग जो है वो इधर के जो एरिया पड़ेगा ये वाला, ये कौन सा पड़ेगा आपको पता है, ये पड़ेगा अफगानिस्तान। क्या पड़ेगा बेटा? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के जस्ट बराबर में यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पड़ेगा, आपको बता दें, ईरान। क्या पड़ेगा? ईरान। अभी हमें केवल ईरान से आगे नहीं जाना है। कल हम अरब पढ़ रहे थे तो ईरान से आगे हम गए, लेकिन अब हम सिर्फ ईरान में देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको बिल्कुल हुबहू समझ में आएगा। पहली बात ये मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है, मैं आपको बता देता हूं, खुरासान। क्या नाम है? खुरासान। ये खुरासान आप इतिहास में पढ़ेंगे, आप जब किताब पढ़ेंगे तो खुरासान आपको आएगा, ठीक। उसके बाद में यहां पर खुरासान से अलग एक जगह पढ़ेंगे जो बड़ा एरिया पड़ेगा जिसका नाम है गजनी। क्या नाम है? गजनी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को अच्छे से? यहां तक तो लिखित में समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लिख के पढ़ने से आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज किस लोकेशन पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले अब आपने ईरान और खुरासान, अर्थात गजनी और खुरासान की मैं बात करूंगा। खुरासान जो था वो कह सकते हैं अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी इलाका था जो खुरासान प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और गजनी जो था वो पहले से ही आपका यहाँ पर एक बड़ा शासन था, अर्थात जो गजनवी वंश हम लोग पढ़ेंगे ना वो यही गजनी से पैदा होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि तुर्कों के विषय में आता है कि भारत भूमि के अंदर, भारत अर्थात ये जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर, क्योंकि यहां से सिंधु रिवर निकला है, ये देखिए ये सिंधु नदी निकली है। कौन सी है ये? ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं सिंधु नदी, ओके, ये सिंधु रिवर है। तो सिंधु नदी ये निकली है। अब यहां पर समझना कि भारत भूमि के अंदर तक सबसे पहले किसी के आने का अगर श्रेय दिया जाता है ना, भारत भूमि के अंदर तक किसने प्रवेश किया सबसे पहले, आपका आंसर आएगा कि भारत भूमि के अंदर आने वाले सबसे पहले तुर्क थे। कौन थे? तुर्क। अर्थात क्वेश्चन यहां से चेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन चेंज क्या होगा? क्वेश्चन चेंज ये होगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार करने वाला, अर्थात वहां पर मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने वाला कौन सा वंश था और कौन था, तो इसमें आएगा मोहम्मद गोरी, ठीक है।
तो कहेंगे कि भारत भूमि के अंदर तक आने का सबसे पहले जो प्रवेश जो पाया था भारत भूमि के अंदर वो महमूद गजनवी था, और जिसने जो है साम्राज्य विस्तार किया वो मोहम्मद गोरी था। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया। आज की लैंग्वेज ठीक है कल से ज्यादा, और इतना ही ठीक है क्योंकि सुपर पावर है, हम भी तेज से चल जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे समझिएगा। आपको बताएं कि ये जो गजनी पड़ता है और ये जो खुरासान पड़ता है, ये गजनी और खुरासान, गजनी से लेकर के खुरासान के इलाके तक यहां पर एक मतलब कहने का यह है कबीला रहता था, अर्थात यहां पर सामान, ठीक है, सामानियों, यहां पर ये कह सकते हैं सामानियों का शासन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सामानियों का शासन, ये समझना मेरी बात को, यहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर जो है सर्वप्रथम ईरान और खुरासान में सामानियों का शासन था। अब सामानी क्या थी? एक जाति थी वहां पे, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन सामानी कौन थे याद रखना, तो इनके लिए आएगा कि ये ईरान के मूल वंशज थे। ईरान के क्या थे बेटे? ये मूल थे। मूल कहते हैं जो वहीं पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं, और उन्हीं की जो है क्रमानुसार पीढ़ियां चलती रहती हैं, वो मूल के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं ना ये वास्तविक है, मूल है, यहीं के रहने वाले बासिंदा हैं। हमारे जो जन्म है, हमारे जो कीटाणु वायरस है ना, वो मुरादाबाद के हैं सारे के सारे, तो हमारे जो वंशज गिने जाएंगे वो सब मुरादाबाद में ही गिने जाएंगे। ठीक है, बात समझ लेना। तो सामानी जो थे वो ईरान और खुरासान से लेकर के यहां फैले थे, इनका वर्चस्व बहुत बड़ा था। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, कैसे कैसे कहां पर क्या होता था? तो सामानी जो थे ये ईरान के मूल निवासी थे, लेकिन था क्या कि इन सामानियों के अब ये तो मूल निवासी थे, जगह 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 फैले पड़े थे, लेकिन यहां पर कुछ जो है वो गैर मुस्लिम भी थे। यहां पर ईरान में क्या थे बेटा आपको बताएं? गैर मुस्लिम। अब गैर मुस्लिम कौन होते थे? अरे भाई जो मुसलमान नहीं थे वो गैर मुस्लिम थे। ठीक है, और गैर मुस्लिम वो थे जो प्रकृति को पूजा करते थे। प्रकृति को पूजने वाले हिंदुस्तान में तो कौन हो गए? हिंदू हो गए। लेकिन वहां पर जो है यहूद, जानते यहूदी वगैरह, यहूद थे, और भी अन्य लोग थे जो प्रकृति को पूजते थे, अर्थात वो मुस्लिम्स को जो है फॉलो नहीं करते थे, वो अलग थे। तो होता क्या था कि सामानी जो थे ये गैर मुस्लिमों से हमेशा लड़ाई करते रहते थे। देखो बहुत अच्छे से समझना, बड़े प्रेम की भाषा में समझा रहे हैं, अगर उतने पे भी समझ नहीं आया तो तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। अरे ठीक है ठीक है, पढ़ते रहो। तो यहां पर क्या है, ये गैर मुस्लिम थे, इनके साथ जो सामान्य थे ये लोग लड़ते रहते थे आपस में। क्या करते रहते थे? अब ये लोग लड़ते किस चीज की लड़ाई थे भाई? हम मुसलमान और ये गैर मुस्लिम, तो ये इनको मारते रहते थे, काटते रहते थे, मतलब कि आपस में दोनों की लड़ाइयां जो है लड़ते रहते थे। अर्थात ये कई सारे ऐसे कबीले थे, कबीले हुआ करते थे उस जगह पर, कबीले भी हुआ करते थे। तो जब ये आपस में एक लड़ते थे तो इनमें से क्या हुआ कि सामानियों की एक शाखा, एक आपको मैं कह सकता हूं यहां पर बेटा एक नई शाखा का जन्म हुआ। मेरे बच्चों समझ लेना, एक नई शाखा का जन्म हुआ जिस शाखा का नाम पड़ा गाजी। ओके, देखो आ रहे हैं ना इतिहास में, भाई समझ आ रहा है कि नहीं, है ना? तो गाजियों का जन्म हुआ। ठीक है, अर्थात अब कोई बच्चा हमसे पूछे कि सर गाजी का मीन क्या है, अर्थ क्या है सर गाजी का, गाजी कौन होते थे? तो सबसे पहले अगर गाजी का अर्थ अगर आप पूछेंगे ना, तो गाजी का अर्थ है युद्ध करने वाला। क्या है? युद्ध करने वाला। अब कई जगह गाजी को विधर्मियों का कत्ल करने वाला भी, विधर्मी कौन होते? जो अन्य धर्म के होते हैं। मान लो सपोज दैट मैं हिंदू हूं और जो मुस्लिम्स हैं वो मेरे लिए विधर्मी होंगे, मैं मुसलमान हूं तो मेरे लिए हिंदू विधर्मी होंगे। मतलब कि आपके धर्म से जो विपरीत धर्म के होंगे वो विधर्मी कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि गाजी जो युद्ध करने वाला हुआ करते थे वो गाजी हुआ करते थे। अर्थात ये युद्ध कौन से युद्ध करने वाले होते थे? ये धर्म के लिए युद्ध करने वाले थे, जो अपने धर्म को मतलब एक तरीके से मजबूत बनाने के लिए ये युद्ध करते थे। कौन? किसकी शाखा थी ये? सामानियों की एक शाखा थी जिसका जन्म सामानियों में से ही हुआ था। ठीक है, और गैर जो तुर्क मतलब गैर मुस्लिम जो थे, अब तुर्क कौन थे? अरे भाई तुर्किस्तान के जो इलाकों में थे वही तुर्क थे। तो तुर्क ये सब तुर्क थे, लेकिन इसमें जो है तुर्क मुसलमान भी थे और तुर्क जो थे वो हिंदू भी थे, दोनों तरीके के थे। लेकिन जो मुसलमान थे वो गैर हिंदुओं को मतलब जो है गैर मुस्लिम्स को, जो गैर धर्मी थे उनको मारते रहते थे, काटते रहते थे,
तो इनकी एक शाखा का जन्म हुआ गाजी, जो बड़ी खतरनाक शाखा थी। आप जब पढ़ेंगे ना आगे, यही शाखा जाएगी अभी आगे जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार इनका जन्म किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ और किस लिए हुआ, क्योंकि रीजन पूछते हैं, रीजन पूछते हैं तो आप रीजन में इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये गाजी कहलाए और कबीले में अपनी जो है वो लड़ाई करते रहे। इस तरीके से इनके जो है, अब हुआ क्या कि कई सारे लोग इनकी लड़ाई में यहां पर मुसलमान भी बन गए जो गैर मुस्लिम थे। उस समय लोगों के ईमान बड़े कच्चा हुआ करते थे। शायद आपको मालूम भी होगा कि एक समय ऐसा भी था प्राचीन इतिहास में, नरबलि दी जाती थी, छोटी छोटी बच्चियों को काटा कतला जाता था, है ना, कत्ल हुआ करते थे। तो मोहम्मद साहब के जन्म के बारे में भी एक किवदंती आती है कि मोहम्मद साहब का जन्म जब हुआ जब धरती पर पाप बढ़ गए, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को काटा गया। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे मनसाएं होती हैं कि उनकी बेटियां पैदा होती हैं तो वो बड़ा अपने आप को जो अभागा मानते हैं कि यार हम तो बेकार है यार, ये लड़की पैदा हो गई दहेज दे, ये सब ऐसे भी लोग हैं, सभी तरीके के लोग हैं ना। तो उस समय जो है ये चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो अब हुआ क्या कि ये जो गाजी थे युद्ध लड़ते रहते थे, तो कुछ लोग जो है वो मुस्लिम भी बन गए, मुस्लिम तुर्क बन गए, इनके साथ वो हो गए। तो इन गाजियों में एक व्यक्ति था जिसका नाम आप आगे चल करके पढ़ेंगे अभी। एक व्यक्ति था जिसको हम कह सकते हैं कि तुर्क गुलाम भी कह सकते हैं उसको। पहला उसको क्या देंगे, तुर्क गुलाम। क्या देंगे बेटा उसको नाम, तुर्क गुलाम। ठीक है, तो गुलाम कौन होते थे, जो जिनके वंशज पहले राजा महाराजा हुआ करते थे या कहीं के सूबेदार हुआ करते थे, तो उनको गुलाम के अंतर्गत जो बड़े राजा के जो निचले स्तर के होते थे, जैसे कहीं का सूबेदार बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तो वो कौन होते थे, वो गुलाम कहलाते थे। अब तुर्क क्या थी, इनकी जाति थी, बात समझ रहे हैं ना। तो तुर्क जाति का एक गुलाम था, किस जाति का गुलाम था, तुर्क। और ये था कहां पर, गजनी में। कहां पर था ये, गजनी में। ठीक है, ये शाखा कहां थी, गजनी में। तो इसका नाम क्या था, आपको शायद आगे पढ़ना मिलेगा, इसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था इसका, अल्पतगीन। ये पढ़ेंगे आप, है ना, क्या था, अल्पतगीन। तो ये क्या था, अब हम इसे कह सकते हैं कि ये तुर्क गुलाम था। और इसी शाखा का जो था ये सामानी, जो आपका सामानी था ना, सामानियों का क्या था ये आपको बता दे, ये सूबेदार भी रहा है। कौन रहा है बेटा, सूबेदार। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितना मजा कल आया उससे कहीं ज्यादा मजा आज भी है, ध्यान रखो। कल मजा आया था क्या पढ़ने में, ठीक, आज भी आएगा थोड़ा, इतनी स्पीड ठीक है मेरी जी। देखिए गाजी क्या थी, एक शाखा थी जो युद्ध लड़ती थी। कहा, नहीं, ये सामानियों की एक शाखा थी, समझे क्या, ये सामानियों की एक शाखा थी जो युद्ध लड़ती थी, समझे आप। और उस युद्ध लड़ने वाली शाखा का जो था ये सूबेदार था, कौन, अल्पतगीन। अर्थात इसे तुर्क गुलाम कह सकते हैं, तुर्क गुलाम। ठीक है, समझ गए बात, क्लियर। अब यहां से आप समझना कि अल्पतगीन जो था वो कौन था, वो सामान्य सूबेदार था, अर्थात तुर्क गुलाम भी था। इसका जन्म कहां पर हुआ था, ईरान के अंदर। ये शाखा जो है ईरान के अंदर जो है फैल गई। ठीक है, जब ये ईरान के अंदर ये शाखा फैल गई तो यहां से अब आपको जो है अल्पतगीन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अल्पतगीन एक ऐसा व्यक्ति था, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसने ईरान के अंदर अर्थात गजनी के अंदर, गजनी में एक स्वतंत्र जो है राज्य की स्थापना करी। एक स्वतंत्र राज्य की क्या करी बेटा, स्थापना, ये मान सकते हैं एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य की किसकी स्थापना की इसने, इसने की गजनवी वंश। कौन सा वंश, ठीक है, जो आप यहां पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गजनवी आपका वंश, यहां पर देखने। तो ये एक स्वतंत्र राज्य, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता था कि यार मैं अपना अपने स्तर से अपने शासन प्रशासन को चलाऊं, तो वैसे ही अल्पतगीन का भी एक मंशा हो गई कि यार मैं अपना प्रशासन अपने हिसाब से चलाऊं। तो अल्पतगीन ने क्या काम किया कि ईरान में एक शाखा, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गजनवी वंश की नींव डाल दी। क्या कर दिया उसने, गजनवी वंश की जो है वो उसने नींव डाल दी। अब इसको मिटा दें, ये लिखना है, या इस पे ही पढ़ा दूं ऐसे ही, ये इतना इतना कट जाएगा, इतना कट जाएगा, शहर ही कटेगा। सर 1 मिनट आना यार, ये वाली बात, व्हाइट बोर्ड
ये इतना जैसे कि ये आता है ऐसे करके हाथ से मिटाने का, वो नहीं आता है? कहाँ? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये सही है, क्योंकि बच्चों को कुछ चीज़ लिख लिया बेटा आपने ये? ठीक है, नहीं मैं इधर इधर का मिटाऊंगा, इधर रहने दूंगा। ठीक है, अभी ये मैं, अब समझ, देखो अब समझना आप यहां से। ठीक है, अब यहां पर आपको जो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, देखिए बड़े आराम से समझना, यहां से समझना। नंबर एक पढ़ना आप अल्पतगीन। कौन पढ़ेंगे? अल्पतगीन। दिख रहा है? अल्पतगीन, ओके बच्चों दिख रहा है? अल्पतगीन के बाद इसका एक पुत्र आता है जिसका नाम है सुबुकुतगीन। क्या है? सुबुकुत आपका गीन। और सुबुकुतगीन का एक पुत्र आता है जिसका नाम है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं, महमूद गजनबी। कौन है आपका? महमूद गजनबी। ये देखिएगा गजनबी, बेटा स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना आपको हमेशा याद रहेगा, चीजों को समझ के पढ़िएगा ना ये। ठीक, सबसे पहले कौन आया? अल्पतगीन। उसके बाद में कौन आया? सुबुकुतगीन। और सुबुकुतगीन का पुत्र आया महमूद गजनबी। अब हमको क्या पढ़ना है? महमूद गजनबी पढ़ना है, लेकिन हमने इसके दादा से लेकर के इसके पास तक आ गए। ठीक है, अब देखेंगे अल्पतगीन की क्वालिटी क्या थी। इसने गजनी में स्वतंत्र आपका राज्य की क्या करी थी? स्थापना की। स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसने गजनी में की थी। ये सबसे अच्छी इसकी क्वालिटी थी। किसकी? ठीक है, अल्पतगीन की। अर्थात अल्पतगीन ही वो व्यक्ति था जिसने गजनवी वंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये कौन था? अब इसका पुत्र कौन था? सुबुकुतगीन, जो कह सकते हैं कि महमूद गजनवी का पिता था। किसका पिता था? महमूद गजनवी का। इसके बारे में क्या आता है? याद रखना कि तुर्कों का पहला आक्रमण जो हिंदुस्तान पे हुआ था बेटा, आप बहुत बार ज्यादातर इतिहासकार ऐसे पढ़ा देते हैं कि तुर्कों का पहला जो आक्रमण था वो महमूद गजनवी का था। समझ में आई? लेकिन पूर्णतः भारत पर जो तुर्कों का आक्रमण था वो वास्तविकता में ही महमूद गजनवी का था। लेकिन तुर्कों पर जो पहला आक्रमण था हिंदुस्तान का, अर्थात सिंधु कहेंगे, पेशावर आज की डेट में पाकिस्तान पड़ता है। पेशावर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो पेशावर उस समय पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब भारत का हिस्सा था। तो इसने सुबुकुतगीन ने पहले, सबसे पहले जयपाल को, किसको? जयपाल। ठीक है, वहां पर जो है सबसे पहले इसने जयपाल के विरुद्ध जो है पहली बार तुर्कों का आक्रमण जयपाल पेशावर में जो इसका हुआ था, ठीक है, इसी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, तो आप कह सकते हैं तुर्कों का प्रथम आक्रमण इसी के समय में हुआ। लिख लीजिएगा, देखिए बहुत अच्छी टॉपिक है ना, लिखिएगा कि तुर्कों का प्रथम आक्रमण इसके समय में हुआ था। तुर्कों का, ठीक है, प्रथम आक्रमण, यहां पर लिखेंगे तुर्कों का प्रथम आक्रमण इसी के समय में, इसी के समय। ठीक है, इसके समय में इसने किसको हराया था? याद रखना कि इसने जयपाल को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? जयपाल। और जयपाल जब पेशावर हार गया तो वो बेचारा आगे भाग गया। ठीक है, आगे कहां भाग गया? अंदर चला गया, सिंध की तरफ चला गया पेशावर हार के। ठीक है, और पेशावर को जीत लिया। जब इसने पेशावर को जीत लिया तो हम ये बात कह सकते हैं कि गजनी का जो विस्तार था साम्राज्य का, वो गजनी से, मतलब जो है कह सकते हैं कि गजनवी वंश का जो साम्राज्य था वो ईरान के गजनी से लेकर के और हिंदुस्तान के अफगानिस्तान तक जो है वो पूरी तरीके से, अर्थात भारत के सिंध तक इनका ही साम्राज्य स्थापित हो। ठीक है, किसका? गजनवी वंश का। ओके, तो यहां पर जो है पूरा जो साम्राज्य था वो इन्हीं का था। ठीक, अब यहां से आगे पढ़ते हैं। अब ठीक, अब यहां पर आगे आ जाते हैं। अब आगे कौन आ जाते हैं? होता क्या है कि सुबुकुतगीन की मृत्यु हो जाती है 1998 में। कितने में हो जाती है? 1998 में सुबुकुतगीन की मृत्यु हो जाती है। और सुबुकुतगीन की जैसे ही मृत्यु होती है तो उसका पुत्र महमूद गजनवी जो है वो पहली बार 998 में, ठीक है, 998 ईस्वी में पहली बार गजनी का गद्दी पर कौन बैठता है? ठीक है, कौन बैठता है? महमूद गजनवी। अब यहां से शुरू होती है कहानी। ये तो आपने पढ़ा था पुराना गजनी का इतिहास,
अब महमूद गजनवी को देखते हैं हम लोग किस तरीके से। आपने बड़ा प्रसिद्ध आक्रमण इसका पढ़ा होगा, सोमनाथ मंदिर को भी इसने लूटा है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये बात सोमनाथ, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि सोमनाथ मंदिर को ज्यादा बार क्यों लूटा, इतना क्यों लूटा, भयानक तरीके तोड़ फोड़ के ले गया था, ठीक है। तो ये मुस्लिम बच्चे बुरा ना माने, ये आक्रांता थे, ये क्या था, ये किस तरीके से आया, अब आप लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इतिहास में लिखा है हम वो पढ़ाएंगे, समझ में आई। हम किसी धर्म, ठीक है, के विशेष बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जो इतिहास ने लिखा है सिर्फ हम वही पढ़ाएंगे। तो अब हम महमूद गजनवी पढ़ाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ओके बेटा, ठीक है। क्या साइड चेंज, क्या मिटा दो इसे, लो, अच्छा इधर, ठीक है, और बताओ, एक और करूं, और करूं पीछे, लो ये आ रही, देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं हूँ व्हाइट बोर्ड मार्कर का चलाया हुआ, तो मुझे डिजिटल समझ में नहीं आता, और मैं बहुत क्लियरली इंसान हूँ, क्लियरली बोलता हूँ। जितनी तेज मेरा स्पीड से हाथ उस पर चलता है मार्कर बोर्ड पे, वो सबसे अच्छा बोर्ड होता है। आज भी दिल्ली के दिव्याकृति सर हैं, वो डिजिटल बोर्ड का बोर्ड ना की बराबर इस्तेमाल करते हैं, वो व्हाइट बोर्ड मार्कर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सफिशिएंट रहता है। लेकिन छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, अरे वो उससे कपड़े पहने हुए हैं, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब लेक्चर से सुनिए, थोड़ा स्पीड में पकड़िएगा चीजों को। चलिए, अब आइए, सुबुकुद्दीन की मृत्यु के बाद में महमूद गजनवी को गद्दी पर बिठाते हैं। देखिए बच्चों, महमूद गजनवी 998 से गद्दी पर बैठ गया और 1030 तक इसने शासन किया। कितने तक, बहुत तेज तेज से बोलो, कितने तक किया, 1030। 19 से याद आ रहा, 998 में महमूद गजनवी अपने पिता सुबुकुतगीन की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर बैठ गया, और 998 में गद्दी पर बैठने के बाद उसके अंदर सबसे पहले भारत विजय की चिंगारी जाग गई कि आखिरकार भारत को जीतना। अब उसकी ये लालसा किस प्रकार से, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि 1998 वो गजनी की गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसने 1998 में गजनी की गद्दी पर बैठने के बाद भारत पर 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक आक्रमण किए। नहीं समझ रहे बात, इस व्यक्ति ने 1001 से लेकर के 1027 तक भारत पर आक्रमण किए, और ये ऐसा, मैं योद्धा नहीं कह सकता, इसको आक्रमणकारी कहूंगा, ठीक है, क्योंकि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया, 17 बार। कहने का मतलब है कि 1001 से लेकर के 1027 तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और इन 17 बार आक्रमणों में इसका सबसे जो ज्यादा विध्वंस आक्रमण था वो 1024 और 25 का था, जो इसने गुजरात का सोमनाथ मंदिर लूट करके जो है इसको ले जा करके गजनी में जामा मस्जिद की सीढ़ियां का इसने जो है निर्माण कराया था, ठीक है। लेकिन ये बाद में पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप जो है एक एक इसका आक्रमण किस तरीके से इसने किया, ये आप पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम का लेक्चर नहीं है। लेकिन अभी हिंदुस्तान आने की वजह ढूंढिएगा कि हिंदुस्तान आखिरकार महमूद गजनवी क्यों आया, आखिर क्या रीजन था इसका आने का, आखिर क्या मतलब था इसका। मैं आपको बताऊं, जब गजनी पर इतने बड़े साम्राज्य पर इसका विस्तार हो गया तो उसको रोकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऊंचाइयों पर जाना बड़ी बात नहीं है बेटा, ऊंचाइयों पर जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऊंचाइयों पर ठहरना उससे कहीं बड़ी बात होती है। कहते हैं ना कि ऊंचाइयों पर चले तो जाते हैं, लेकिन ठहरना बड़ी मुश्किल है, उसको निभाना बड़ा कठिन होता है। ठीक, लोग चाहते हैं कि यार मैं आईएएस बन जाऊं, लेकिन आईएएस बन तो जाओगे, पढ़ लिख के बन जाओगे, किताबों का ज्ञान सीख लोगे, लेकिन जब आपके सामने, ठीक है, किसी जिला के अंदर अगर कोई कत्ल हो गया, मान लीजिए कोई भी सांप्रदायिकता वाला माहौल बन गया,
तो वहां पर जो है हिंदुओं को समझाओगे, मुसलमानों को समझाओगे, हिंदू मुस्लिम वाला क्रिएटिव सिचुएशन आ जाती है तो क्या करोगे? आप एक किताब को नहीं समझा पा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो भैया बहुत सारी चीजें हैं, आप समझिएगा। मैं थोड़ी लैंग्वेज को तेज तेज करके खत्म करना चाहता हूं। अब यहां पर देखिएगा, सीधे आइए, हिंदुस्तान पे पहली बार इसके आक्रमण करने की जो लालसा थी, पहला जो था भारत में इस्लाम की प्रतिष्ठा स्थापित करना। पहला नंबर किसमें है? भारत में इस्लाम। याद रखना, भारत में इस्लाम। भारत में इस्लाम की प्रतिष्ठा स्थापित करना। पहला नंबर क्या हुआ? भारत में इस्लाम की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। पहला उद्देश्य क्या था महमूद गजनबी का? कि वो भारत में इस्लाम को स्थापित करना चाहता था, समझ गए? दूसरा उद्देश्य था भारत से धन संपत्ति लूटना। दूसरा क्या उद्देश्य था इसका? धन संपत्ति लूटना। समझ ले बात को, धन संपत्ति लूटना। अब समझिएगा धन संपत्ति क्यों लूटना चाहता था वो, ठीक है? धन संपत्ति क्यों लूटना चाहता था? धन संपत्ति इसलिए लूटना चाहता था क्योंकि भारत से वो बड़ी मात्रा में धन को लूट करके, बात समझ रहे हैं बेटा, कि भारत से वो बड़ी मात्रा में धन को लूट करके अपनी जो मध्य एशिया, अर्थात जो उसका एशिया था, जो ईरान वगैरह, इराक वगैरह आता है, ये सब मध्य एशिया के देश आते हैं, तो यहां पर जो है वो अपने बड़े वर्चस्व को खड़ा करना चाहता था, बड़ी सेना को खड़ा करना चाहता था, और बड़ी सेना के लिए बड़े धन की जरूरत थी, इसलिए वो भारत से धन लूट करके वहां पर जो है एक बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। उसकी ये भी मनसा थी, ये भी लालसा उसकी जो है हिंदुस्तान को लेकर के हो गई। और तीसरी जो लालसा थी, राजनीतिक उद्देश्यों से। क्या बोला मैं आपका? तीसरी उद्देश्य क्या था? राजनीतिक उद्देश्यों से, ठीक है? राजनीतिक उद्देश्यों से क्या करना था? हिंदूशाही, समझ रहे बात को? हिंदूशाही राज्यों को क्या करना? हिंदूशाही राज्यों को नष्ट करना। समझ लीजिएगा बात को, नष्ट करना। ये हिंदू के जो राज्य थे, जहां पर हिंदू राजा थे, उनको नष्ट करना चाहता था। देखिए, जब उनको नष्ट करेगा तभी तो इस्लाम की स्थापना कर पाएगा, है ना? अगर वो लोगों की मजबूती होगी तो नहीं कर पाएगा, ठीक? और चौथा जो इसका था, यश की लालसा। चौथा क्या था इसका स्टेप बेटा? मैं आपको बताऊं, यश की लालसा। अब ये चौथा जो स्टेप है मेरे बच्चा, यश की लालसा। यश की लालसा ने इसको अंधा बना दिया था, प्राप्त करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था। समझ लीजिए, यही इसके आक्रमणों का हिंदुस्तान पर कारण था। अब बच्चे समझेंगे कि सर ये क्या है। देखिए बच्चों, मेरी बात सुनो, मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही बच्चा बच्चा आप खड़ी हो जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? दीपू? दीपम? चलो मैं आपको रूपम कहूंगा सीधा सीधा। मुझे ये बताइए कि जो ये यश है ये क्या होता है? अपनी प्रतिभा, है ना? अपने आप को बड़ा रिप्रेजेंट करना, कि मुझको मान सम्मान, औहदा, पैसा, ठीक है, रुतबा, पद, ये सब क्या आती है? यश में आती है। इसके लालच ने इसको अंधा बना दिया और इसने भारत पर अटैक करने की योजना पूरी तरीके से बना दी, ठीक? अब यहां पर समझना, बैठ जाइए। जब इसने भारत में इस्लाम की स्थापना का सोच लिया, तो इस्लाम की स्थापना के समय क्या करता भाई? इसमें तो मारकाट भी चलती, इसमें तो लड़ाइयां भी करता, क्योंकि जबरन। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों, सबसे पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा, सब मुस्लिम बच्चे भी समझिएगा और हिंदू बच्चे भी समझिएगा। इस्लाम किसी भी व्यक्ति को, मैं क्या बोला, जबरन इस्लाम में लाने की अथॉरिटी नहीं देता। आप किसी व्यक्ति को जबरन इस्लाम में अगर लाए भी तो वो मुस्लिम नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारा मानना हो सकता है लेकिन वो नहीं हो सकता। ये चाहे योद्धा कैसे भी बनाए इन्होंने, लेकिन गलत है। इस्लाम में केवल और केवल अपनी मर्जी से अगर आएगा, ये इस्लाम की पुस्तकों के अंदर लिखा है कि यदि कोई अपनी मर्जी से आएगा वही मुस्लिम होगा, अन्यथा कोई मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन इसने यहाँ पे कौन सी नीति अपनाई? इसने यहाँ पर भारत में इस्लाम की प्रतिष्ठा को स्थापना करने के लिए राजनीतिक उद्देश्य उसका क्या था? हिंदुशाही राज्यों को नष्ट करेगा
और बड़ी मात्रा में धन संपत्ति को लूटेगा और तब उसको एक यश प्राप्त होगा, क्योंकि उसका वर्चस्व जो है वो मध्य एशिया के सारे देशों पर हो जाएगा और एक बड़ा साम्राज्य गजनी से लेकर के संपूर्ण हिंदुस्तान और मध्य एशिया को वो जीतने का उसने मन बना लिया। अब यहां से समझिएगा, सबसे पहले इसका आक्रमण 1001 ईस्वी में, पहला आक्रमण इसका 1001 ईस्वी में पेशावर के अंदर हुआ। किसके अंदर हुआ आपको बता दें? पेशावर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी मैंने आपको बताया था कि जयपाल, एक राजा था ना जयपाल, जो कि वहां से भाग गया था। कहां से भाग गया था? पेशावर से। पेशावर से भाग करके वो अंदर आ गया था, ठीक है। तो 1001 ईस्वी में पेशावर के अंदर जो था वो जब भाग गया तो सुबुकुद्दीन की मृत्यु हो गई, वो उधर आ गया। तो हुआ क्या कि 1001 ईस्वी में इसने क्या काम किया? महमूद गजनबी ने पेशावर पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया बेटा? पेशावर पे आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। जब पेशावर पर अटैक किया तो वहां की राजधानी को इसने क्या काम कर लिया? जीत लिया। कहां की राजधानी को? पेशावर की राजधानी। अर्थात कह सकते हैं कि लाहौर के समीप, जो लाहौर वाला एरिया था, वहां उसकी राजधानी थी। तो इसने, किसने? महमूद गजनबी ने जो है पेशावर को जीत लिया और वहां पर जयपाल जो था वो हार गया। और इतना बुरा युद्ध हारा था जयपाल कि समझ लीजिए कि इसने इतने बुरे गुस्से में इतनी तबाही मचाई थी वहां पर, मतलब वहां पे जाने तो कम ली थी इसने, लेकिन इतनी बुरी तबाही मचाई थी कि जयपाल जो है त्रस्त हो गया इससे। त्रस्त मतलब बहुत ज्यादा आघात पहुंचा, बहुत ज्यादा पगला सा गया वो बेचारा। ठीक, अब क्या था? जयपाल जो है वो वाचस्पशाली था, क्योंकि उसका बड़ा लंबा शासन स्थापना थी, बड़ा दूर दूर तक उसका स्थापना थी शासन की, एक मजबूत शासक था। अब एक बात सुनिएगा, सपोज दैट मैं टीचर हूं आपका, है ना, और आप जानते हैं कि हाँ यूपीएससी के टीचर हैं। कोई बच्चे 4-5 मुझे खड़े होकर के मुझे गालियां देने लगे क्लास में, तो मुझे कैसा लगे? मुझे यार डूब के मरने को मन करेगा, है ना? गलत है यार, है ना? बताओ। ये कह रही नहीं सर गलत नहीं है, है? मना कर रही बिल्कुल गलत नहीं सर, ऐसा चलता है। है? बताओ यार, बच्चों तुम बड़े अच्छे हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कभी कभी होता है जीवन में, अच्छे और बुरे लोग ही मिलते हैं। बाकी तो देखो कौन आया है यहाँ, कौन ठहरेगा, सबको एक दिन चले जाना है, ठीक है। यहाँ चाहे यश हो, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े तुर्रम खान आए, जिनके नाम के चिराग समुद्र के जो है तल पे जलते थे, ऐसे लोग भी आए। मुगल जब पढ़ेंगे ना कभी आप, मुगलों का वर्चस्व अगर आप देखेंगे ना, तो मुगलों का वर्चस्व ऐसा था कि अगर उन्होंने लाल सागर के अंदर से अगर मोती मांग लिया ना तो उनको मिलता था। लेकिन आज आज उनके परिवारों की वो दशा है कि स्टॉल पे चाय बेच के वो अपना लालन पालन भी नहीं कर पा रहे। लोग उनकी वीडियो बना बना के डाल रहे, नहीं समझे आप? तो कहते हैं ना, कभी के दिन बड़े तो कभी की रात, सदा जीवन में एक जैसा नहीं रहता। और पैसा किसी की या संपत्ति किसी की, जागीर किसी के बाप की नहीं है। ये ईश्वर देता है और जिसको देता है वो नवाज देता है, और जिससे लेता है तो वो चमड़ी उधेड़ लेता है, ठीक है। हाँ ऐसे ही है भाई। देखिए, बहुत शाश्वत का बहुत बड़ा, आपके पौराणिक ग्रंथों में भी आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वाचस्व है इन चीजों का। व्यक्ति की मोह माया जो होती है उसको पागल कर देती है, उसको हवसी बना देती है, उसको पता नहीं वो किस तरीके से लालच में बात करेगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये अभी देखना, ये मरेगा ना, ये मरेगा महमूद गजनबी, तो कुत्ते से बुरी मौत मरेगा। अभी एक मच्छर मार देगा इसको, एक मच्छर, मच्छर मारेगा अभी इसको। रुके रहो तुम जरा, मैं क्या बोला? देखो क्या देखने जा रहे हैं आप, जो मैं बोल रहा हूं, जो ईश्वर मुझसे बुलवा रहा है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक मच्छर के काटने से मर जाएगा ये बंदा, ठीक है। क्या बोला मैं? अब आप समझ गए होंगे इसकी मृत्यु कैसे होगी। वेरी गुड, राइट आंसर, है ना? मलेरिया से, है ना? होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाओ, इसको खुराफात करने दो, ठीक। अभी तो सोमनाथ मंदिर पे अटैक करेगा। तो इसने यहां पर जो है क्या काम किया? तबाही मचाई। जब तबाही मचाई तो बेचारा जयपाल जो था वो अपनी बेइज्जती उसको लगी। और जयपाल का एक बेटा था जिसका नाम था आनंदपाल। क्या नाम था? आनंदपाल। उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटा तू यहां। कुछ लोग होते हैं बड़े बिरले, बड़े इज्जत के लिए बड़े वो होते हैं, मर जाते हैं यार, है ना? तो उसने बुलाया, और बेटा मेरे जो है मतलब मेरा मन नहीं है अब। उसने सारे अपनी जो साम्राज्य की सत्ता थी, बागडोर थी ना, वो किसको सौंप दी? अपने बेटे आनंदपाल को सौंप दी।
और आनंदपाल को सौंपने के बाद इतिहास के अंदर ये इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन इसको कहीं कुछ इतिहासकारों ने गलत भी माना है, कुछ ने जो है बड़ा चढ़ा के और तरीके से पेश कर दिया है। लेकिन दोनों रीजन में आपको बताऊंगा। ऐसा तो नहीं है मैं ऊपर ऊपर घास काट दूं, क्योंकि यूपीएससी की क्लास है, मैं घास नहीं काट सकता भाई, या काट दूं है? चलो तो ठीक है। तो हुआ ये कि कुछ लोगों ने लिखा कि जयपाल जो था वो अपनी इस बेइज्जती से, अपने सम्मान के खो जाने की वजह से उसने जो है सिंधु नदी में जाकर के आत्महत्या कर ली। कुछ इतिहासकारों ने लिखा उसके बारे में, कुछ ने लिखा कि उसने जो है स्वयं चिता बनवा के उसमें जाकर के बैठ गया और मर गया। कुल मिलाकर के इसकी कहानी जो है वो यहीं पर खत्म होती है। अब किस तरीके से मरा या नहीं मरा, बहरहाल ये इतिहासकारों ने दोनों ऑप्शंस लिखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप समझ गए। तो ये जो था वहां पर मर गया और आनंदपाल को क्या करके चला गया, ये साम्राज्य की सत्ता सौंप के चला गया, ले बेटे आज से तू इसको संभाल ले। ठीक है, तो आपको पहला पता लगा कि हिंदुस्तान पर महमूद गजनबी का, याद रखना बेटा, हिंदुस्तान पर महमूद गजनबी का पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध पेशावर में हुआ। कहां पर हुआ? और उसमें जयपाल को बुरी तरीके से हराकर तबाह करने के बाद उसने वहां पर क्या काम किया कि जयपाल जो था अपने मान सम्मान को खो जाने की वजह से मृत्यु को सिधार गया और सारा जो साम्राज्य था वो अपने बेटे आनंदपाल को सौंप करके वो मर गया, अर्थात उसने आत्महत्या कर ली। तो पहला स्टेप ये रहा। अब इसने 1001 के बाद में सीधा 1005 में अटैक किया, दूसरा। ठीक है, दूसरा अटैक अब लिख दे, यहां लिख दे स्टेप से। देखिए पहला था 1001, ये जयपाल के विरुद्ध था। कहां पर बेटा आपको बता दें, पेशावर, ये समझ लेना पेशावर। अब आता है 1005 में, ये कहां पर होता है, ये खिलाफ होता है, मैं आपको बताऊं, दाऊद के। एक दाऊद, देखिए ये मुस्लिम था या हिंदू था, कौन था, पार्शियन था, कौन था, दाऊद। दाऊद के बारे में ये नहीं लिखा है कि वो हिंदू था, ठीक है, या मुसलमान था, लेकिन इसका पूरा नाम था अब्दुल फतेह दाऊद। क्या नाम था इसका? अब्दुल फतेह दाऊद। तो इसका मतलब वो अब्दुल तो मुस्लिम है ना? हाँ जी, आप बताइए, मुस्लिम है, क्योंकि अब्दुल लग गया ना नाम के आगे। अब्दुल जितनों के नाम के आगे लग गया वो कौन है? ठीक है, मुस्लिम से। तो अब्दुल फतेह 1005 में महमूद गजनबी ने अब्दुल फतेह के खिलाफ अटैक किया, और अब्दुल फतेह के खिलाफ जब इसने अटैक किया तो इसने कहां पर किया, मैं आपको बताऊं, बराबर में एक जगह पड़ती है मुल्तान। क्या पड़ती है? मुल्तान। इसने जो है जैसे ही मुल्तान पर अटैक किया तो शुरू में तो जो है अब्दुल फतेह ने सोचा कि यार लड़ लेंगे, चलो भाई लड़ो, अबे भी लड़ते तो हैं ही, ठीक है, लेकिन लड़ने के लिए भी दिल चाहिए। भारतीय इतिहास में एक आदमी ऐसा था जिसको पता था कि मैं युद्ध हार जाऊं। पूरे इतिहास में एक आदमी ऐसा था जिसको यह पता था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा और निश्चित हारूंगा, लेकिन वो अपने जज्बे के लिए युद्ध लड़ा। उसका नाम कोई बच्चा बता सकता है कौन था? राजा पोरस। ठीक, राजा पोरस सिकंदर महान को जानता था कि वो युद्ध हार जाएगा, लेकिन उससे लड़ा, लड़ने के बाद युद्ध हारा। जब सिकंदर महान ने उससे हारे हुए से पूछा कि बताइए क्या किया जाए आपके साथ, तो उसने कहा कि मेरे साथ भी वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के हारने के बाद साथ करता है। तो वहां पर हो सकता है भावुकता के आधार पे जो है उसका साम्राज्य उसको जो है वापिस राजा पोरस को लौटा दिया गया। ठीक है, तो ये कहानी जो है सिकंदर महान की है, जरा इधर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये अलग ही मैं भटक जाता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसे रास्ता हो जाता है क्रॉस। तो अब्दुल जो फतेह दाऊद था, ये कहाँ का शासक था? मुल्तान का। अब मुल्तान पे जब अटैक किया महमूद गजनबी ने, तो इसने क्या काम किया, पहले तो युद्ध लड़ा, लड़ने के बाद जब इसको लगा कि यार मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो इसने मदद मांगी किससे? आनंदपाल से। ठीक है, किससे मांगी बेटा? आनंदपाल। बोले यार भैया यार बचा ले यार, है ना? तो आनंदपाल बोला हम काहे बचा ले यार भैया, यार हम तो खुद डूबन पड़े हैं, हम तो खुद, हमारे तो पिताजी को भी मार दिए हैं, हम तुमको कैसे बचा ले भैया, अपनी अपनी देख। जब लास्ट में अब्दुल दाऊद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसने क्या कर दिया भैया, बोले भैया लड़ मत, मैं तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। इसने तुरंत क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया।
किसके सामने? महमूद गजनी। अभी कोई युद्ध तो नहीं आ रहा वो, ठीक है। तो महमूद गजनवी, देखिए बच्चों, मैं इसमें मुख्य मुख्य ही जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूं आपको, याद रखना। 17 युद्ध पढ़ाऊंगा तो मुझे फिर तो है कल शाम तक क्लास चाहिए, 2-2.5 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मुख्य मुख्य मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। अब यहां पर जो है मुल्तान पे इसका अधिकार हो गया। इसके बाद में मुल्तान पे जब अधिकार हो गया तो यार आनंद पाल बोला कि यार हमारे पिता की भी इसने हत्या करी है, तो यार बदला तो हमारा भी बनता है। अब हुआ क्या कि 1009 में, कितने में? 1009 में आनंद पाल के अंदर जो है पिता की एक प्रेम जाग गया। जब प्रेम जाग गया तो उसने क्या काम किया, सबसे पहले लिया ग्वालियर। ग्वालियर जानते हैं कहां पर है? ग्वालियर यूपी में भी है और एमपी में भी पड़ता है। उसने ग्वालियर को, फिर एक बोला कन्नौज के हो, कन्नौज को, फिर एक बोला मथुरा को, मथुरा को भी ले लिया, है ना। तो ग्वालियर को ले लिया, कन्नौज को ले लिया और मथुरा को भी ले लिया उसने, और अजमेर उज्जैन को भी ले लिया। किसको ले लिया? अजमेर, ठीक है, अजमेर। और इसके बाद में किसको ले लिया? उज्जैन, ठीक है। उज्जैन एमपी में पड़ता है, अजमेर राजस्थान में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मथुरा यूपी में पड़ता है, कन्नौज यूपी में पड़ता है, ग्वालियर यूपी और एमपी दोनों में पड़ता है, ठीक। इतने राजाओं को मिला लिया, बोले यार हम हमारा अब करें हमसे महमूद गजनवी युद्ध, हम बताएंगे इसको, है ना। तो आनंद पाल ने क्या सोचा कि यार ये भी हम मिलकर के जो है इसे तो कर देंगे स्वाहा, इसका काम खत्म, है ना। तो अब इतने लोगों ने जो है मिलकर के जो है इस पर, किस पे? महमूद गजनवी पर अटैक कर दिया उल्टा। बोले आजा बेटे लड़ ले। तो इनको क्या था, अपनी ताकत पर भरोसा ज्यादा हो गया था, बोले यार हम तो लड़ लेंगे, हम तो हरा देंगे। लेकिन जब महमूद के खिलाफ जो है इन्होंने युद्ध किया तो महमूद ने इन्हें इतनी बुरी मार मारी, इतनी बुरी मार मारी, सबको एक साथ मारा, ठीक है। क्योंकि अरब देश के लोग जो थे ना, वो जब हिंदुस्तान पर अटैक के लिए आए थे तो वो पूरी तरीके से अपने आप को निपुण करके आए थे। और सबसे बड़ी हिंदुस्तान की बदकिस्मती ये थी, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान आखिरकार युद्ध क्यों हारता था, ये इतने सारे राजा क्यों हारते थे, पता है आपको? इसका कारण ये था, उस समय जो उत्तर भारत था वो, यहां पर जो है राजपूतों का शासन हुआ करता था, राजपूत, है ना। और राजपूतों में क्या थी? मैं जानते हो, मैं गालिब की एक शायरी आती है कि जिसको मैं की हवा लगी ना दुआ लगी ना दवा लगी। बस तुम तो शायर लग रहे हो मुझे, हैं? मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, डायरेक्ट खत्म कर रहा हूं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आ जाओ इधर, आधा रह गया, 2 टांग बाकी है इसको, ठीक। तो ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अब देखो यहां तो ठोकर खाने के बाद भी जो है गर्दन कटा रहे हैं। तो ग्वालियर, अजमेर, कन्नौज, उज्जैन, मथुरा, सारी सेनाओं को जब मिलकर के साथ में अटैक किया गया तो भी इनको हरा दिया। जब ये हरा दिया तो बोले यार इससे तो पार नहीं बसाई जा सकती, इसका मतलब जो है ये बहुत स्टेबल है। क्योंकि उत्तर भारत के राजा आपस में अलग अलग छोटे, मथुरा का अलग राजा, कन्नौज का अलग राजा, उज्जैन का अलग राजा, और ये अपने अपने आप को देश घोषित कर बैठे। क्या कर बैठे? ये देश, ये हमारा उज्जैन देश हमारा, मथुरा देश हमारा, ये सब अपने अपने आप को देश घोषित कर बैठे। और एक एक करके सारे मुस्लिम अरब आक्रमणकारियों ने एक एक करके सबको हरा दिया। मोहम्मद गोरी, अभी कल पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का युद्ध आपने सुना होगा ना, ठीक है, जो पानीपत का युद्ध है, ठीक है, तराइन का युद्ध, समझ रहे हैं आप। तो कल उसका विवरण हम आपको पढ़ाएंगे, बड़े मजे का, कितनी सेना किसकी और कैसे लड़े, क्या हुए। और एक नाम आता है, ठीक है, जिसका नाम सुना होगा आपने, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। उनका आगमन कल आप पढ़ेंगे कि वो हिंदुस्तान में कैसे आए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के नहीं है, ठीक है। वो हिंदुस्तान में, उनकी डेथ हो गई है, वफात हो गई है, लेकिन वो हिंदुस्तान के नहीं थे, वो गोरी के साथ ही यहाँ पर आए थे। लेकिन कैसे गोरी ने अटैक किया, कोई बच्चा क्लास मिस ना करे, बहुत मजे की क्लासेस हैं, ठीक है, करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, ये बात याद रख लेना। मैं ये तो नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जितना भी पढ़ाऊंगा मतलब मेहनत से पढ़ाऊंगा ताकि बच्चे मुझे याद करें बाद में कि हाँ कुछ पढ़ाया, ठीक है, याद रखो। आगे चलता हूं, बस इसके 2 और कंफर्म करके ना, इसके बाद 2 अटैक करने के बाद खत्म कर देंगे, तीसरा अटैक में ये मर जाएगा मलेरिया से, ठीक। तो यहां पर 1009 में क्या हुआ कि इसने इसको जो है जब हरा दिया तो अब जो है इसको गुस्सा आ गया, किसको? महमूद गजनवी। बोले यार रुके रहो। अब जैसे मथुरा के पास पहुंचा तो यहां पर मथुरा के पास में आपने सुना होगा बुलंदशहर का नाम, सुना है कि नहीं सुना? बुलंदशहर,
ये बुलंदशहर कहाँ पड़ता है आपको पता है? अनूप शहर के पास में। अनूप शहर कहाँ पड़ता है? अमरोहा के पास में। अमरोहा कहाँ पड़ता है? मुरादाबाद के पास में। मुरादाबाद कहाँ पड़ता है? यहाँ। ठीक है। देखो दिमाग चलाना सीखो, समझ के बाद क्या बोला मैं आपसे? एक स्टेप लेता हूं थोड़ा सा, कैमरे को रोक के। कुछ बच्चों की समस्या ये है कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमको नींद आ जाती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बता रहे हो, समझ लेना। कुछ बच्चों की समस्या ये है कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमको नींद आ जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं ना सर अंगड़ाई आती है, पढ़ा नहीं जाता। कुछ कहते हैं सर पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन पढ़ते पढ़ते तो ऐसा लगता है सब याद हो गया, लेकिन जैसी किताब बंद करके उठा सर मुझे कुछ याद नहीं रहता। है ना, ये समस्या है ना। कैमरा लाइव चल रहा है, ये क्लासेस सर डाल रहे हैं अपने चैनल पे। मैं बिल्कुल फोकस करके कहता हूँ, अगर आपको यूपीएससी लिखना है और चीज़ों को जैसा मेरा माइंड है ऐसा बनाना। मेरी हाई स्कूल में 3rd डिवीजन विद ग्रेस के साथ है। बड़ा आश्चर्य हो रहे होगा बच्चों, और मैं बड़े खुल के बता रहा हूँ। कमियां नहीं छुपाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी बीए और एमए में फर्स्ट भी तो है। डिफरेंस देख रहे हैं ना। तो ये किस चीज़ के लिए है? क्योंकि अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, बात समझ लेना मेरी, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों ये बात माइंड में उतार लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका वही इलाज है। क्यों? हमने भी किया, फिर हमारे पता नहीं ईश्वर ने हमारे दिमाग में इस तरीके से डाला और हमने उस चीज़ को, होता है ना कुछ ऐसे। पढ़ते थे हम भी, बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़े, 15-15 16-16 घंटे भी पढ़े हम। लेकिन जीवन परिचय हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है? क्योंकि लाइव क्लास में हम अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप लिखें या पढ़ें, क्योंकि ये स्टेप छूट जाएगा, एक छोटा सुनो। एक पेपर लें, A4 साइज शीट, और एक पेन लें। जितना भी अगर आप पढ़ें वो केवल लिख के ही पढ़ें। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका माइंड अगर आपका तेज ना हो जाए और आंसर राइटिंग इतनी शुद्ध और साफ हो जाएगी, और जो मिस्टेक्स आपकी जो आएंगी वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। क्योंकि यूपीएससी अधिकारी लाइन जितना है वो आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है। और तुम तो देख के लिखो, आज आज तुम देख देख के बोल बोल के लिखोगे या कॉपी करके लिखोगे ना, तो एक दिन माइंड तुमसे खुद तुम्हारा बोलेगा कि ये लिख, ये लिख, ये लिख, इस तरीके से। और जब तुम यूपीएससी मेंस में बैठोगे कभी प्रीलिम्स लगा करके, तो फिर माइंड कहेगा बेटा ये लिख। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं वो चीज बता रहा हूँ। अगर इग्नोर मारोगे तो मार दो, मुझसे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूँ जहां से इंसान मजबूत होता है, उसका कंटेस्ट होता है। मैंने बताया ना मेरी 3rd डिवीजन विद ग्रेस के साथ आई हुई है, और फिर बाद में मैं टॉपर रहा। 2015 में पहले स्टेप में मैंने यूपीएससी मेंस इंटरव्यू दिया था, पहली बार में दिया। लेकिन बदकिस्मती या कुछ भी नहीं मान सकता मैं, क्योंकि मेरी अपनी कमियां रही होंगी, और अभी कोई दौड़ में से पीछे नहीं आ गया मैं। अभी दौड़े ही जा रहा हूँ, दौड़े ही जा रहा हूँ। अभी 4 अटेम्प्ट मेरे पास तो यूपीएससी के हैं, और पीसीएस के तो बहुत सारे हैं। रुक गया था मैं कोई अंधेरा देखकर, उजालों की साख ने मुझको चलना सिखाया है। ठीक है, तो अब जो है कभी कभी अड़चने आ जाती हैं बेटा, तो मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाऊँ। अब तो आप समझे हैं, पढ़ेंगे तो आप लिख के पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लिख के पढ़िए, आपको याद रहेगा फिर बताना मुझको। ठीक, अब चलते हैं हम डायरेक्टली 1015 में। 9 के बाद में 1015 में, इसका एक अटैक 1015 में। अभी क्या हुआ कि वो चिढ़ गया। मैंने कहा बुलंदशहर बता रहा था ना मैं, तो बुलंदशहर का एक राजा था हरदत्त। हरदत्त, याद रखना, बुलंदशहर का राजा हरदत्त था। जब उसने महमूद गजनबी के गुस्से को देखा कि यार इतने लोगों ने अटैक किया, इनको फाड़ दिया, तो हरदत्त बोला भाई साहब मैं राम राम करता हूं, आप मेरा साम्राज्य संभाल लो, मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहता। तो बुलंदशहर पे बड़ी आसानी से जो है इसने कब्जा कर लिया। अब इसके बाद में मैं आपको बता के चलता हूं बेटा, इसके बाद में इसने जो अगला स्टेप लिया वो 1015 में देखिएगा। कितने में? 1015 में देखिएगा। अब 1015 में कहां अटैक किया, कैसे अटैक किया जी? हरदत्त, हरदत्त, हर दैत दत्त, हरदत्त। अब लीजिएगा 1015 में, 1015 में महमूद गजनबी जो था वो गुस्से में आ गया और लाहौर पर उसने अटैक किया। कहां पर? 1015 में लाहौर को जीता।
और लाहौर को जीतने के बाद लाहौर जीता और जीतने के बाद बोला अब आनंदपाल तू बच, ठीक है, अब तू नहीं बचेगा। उसने आनंदपाल को मारने का प्लान बना लिया कि मैं पहले आनंदपाल को देखूं, यही ला रहा है इकट्ठा कर करके सबको, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, वहां से आनंदपाल को जो है खदेड़ दिया, मतलब आनंदपाल वहां से भी भाग गया, खदेड़ दिया, और खदेड़ने के बाद उसने लाहौर को जो है कब्जे में अपने पूर्णतः ले लिया। लेने के बाद यहां से पता लगता है कि वहां पर जब वो लूट लिया तो कोस, जितना कोस था वहां पैसे का, इसका जो आनंदपाल का जितना पैसा था, समझ लो कहां से लूटता हुआ आ रहा था, पेशावर से, वो सारा पैसा महमूद गजनवी ने क्या कर लिया, लूट लिया। और लूटने के बाद उसने सोचा कि चलो भाई 1016 में उसने सोचा कि चलो भाई कश्मीर की तरफ प्रस्थान करो, अब कश्मीर को जीतेंगे, अब कश्मीर को भी नहीं छोड़ना है ना। तो कश्मीर की तरफ गया। अब कश्मीर की तरफ तो आदमी जो है धन संपत्ति के साथ बहुत कुछ लूटता है, तुमको कल पढ़ाया था मैंने, है ना, ठीक। तो अब हुआ क्या कि यहां पर जैसे ही कश्मीर को चला, तो उस समय जैसे अब रास्ते हैं ना कश्मीर के, रोड पड़ी हुई हैं दोनों तरफ, जैसे देखते हैं आप, पहले ऐसे रास्ते नहीं थे, दुर्गम इलाके थे, पहाड़ ज्यादा गिरते थे। तो हुआ क्या कि मौसम खराब हो गया, और मौसम खराब होने की बाद ये इसका एक असफल आक्रमण माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1016 में कश्मीर में महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ वो असफल हो गया। क्या हो गया बेटा, असफल हो गया, वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उसने क्या काम किया, 1018 में, क्योंकि वो कश्मीर के इलाके में पहुंच चुका था, तो 1018 में उसने क्या करा बेटा, मैं आपको बता देता हूं। 1018 में उसने सबसे पहले क्या काम किया, कितने में, 1018 में, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण यह था कि जैसे कश्मीर से नीचे आया, ये हिमालय की तलहट में आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि गंगा घाटी में प्रवेश कर गया। कहां पर, गंगा की घाटी। अब गंगा की घाटी में कौन है, हम लोग, कौन है, हम लोग गंगा की घाटी में तो हो ना, नहीं मालूम गंगा की घाटी। देखो बच्चों, जो चीज समझ में नहीं आए ना, मैंने आपको बताया था, आप मुझसे ऐसे पूछ लेना जैसे मैं आपका दोस्त हूं या भाई हूं, इस टाइप से आप पूछ लेना, डरना मत, मैं कोई शेर खान नहीं हूं भाई साहब, मैं नॉर्मल साधारण व्यक्ति हूं, छोटा सा, ठीक है। तो मुझसे पूछ लेना, टाइम निकल गया और मैं निकल गया तो समझ लो कुछ नहीं पूछ पाओगे। तो इसलिए जो है जो भी मन करे वो पूछ लेना, ठीक है। अब चलते, गंगा घाटी क्या है, देखो ये जो इलाका है ना, ये वाला, ये गंगा घाटी का आता है, अर्थात इस इलाके को भूगोल में पढ़ेंगे तो इसको तराई का प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे, तराई का प्रदेश। ये गंगा घाटी के इलाके तो एनसीईआरटी में पढ़े जाते हैं, कि पढ़ाई नहीं है क्या आपको, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट देखिएगा 1018 गंगा घाटी, ठीक है। तो गंगा घाटी के इलाके में जब प्रवेश कर गया तो इसने क्या काम किया, गंगा घाटी का यहाँ पर एक राज्यपाल नामक एक शासक था, इसके ऊपर अटैक किया, राज्यपाल के अटैक करने के बाद 1018 में जब राज्यपाल पर इसने अटैक कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद में हुआ क्या कि ये मथुरा की तरफ मुड़ गया, क्योंकि गंगा घाटी मथुरा और कन्नौज बराबर बराबर में पड़ते हैं, देखिएगा कोई थोड़ा डिफरेंस है, ठीक। तो मथुरा की तरफ बढ़ गया। ये क्वेश्चन आता है कि जब महमूद गजनवी मथुरा गया तो मथुरा के मंदिरों को इसने इस तरीके से तोड़ा कि ये बात आती है, इतिहास में दर्ज है कि मथुरा के अंदर लगभग उस समय इसने 1018 में 1000 मंदिरों को तोड़ डाला। कितने मंदिरों को तोड़ डाला, मथुरा के 1000 मंदिरों को तोड़ डाला, और मथुरा का जो महंत था, पुजारी, उसकी हत्या करके मंदिर के ऊपर जो आपका कलश होता है उसके ऊपर रखाया, मतलब खुराफाती दिमाग कहेंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसने वहां पर जो है किया। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उस समय इसने 1000 मंदिर मथुरा में तोड़े, लेकिन आज की डेट में मथुरा में छोटे बड़े लगभग 5000 मंदिरों की संख्या है, ठीक है। कितनी है आज की डेट में, मथुरा वृंदावन का नाम सुना होगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि है ना, तो वहां पर वर्तमान में 5000 मंदिरों का समूह है, ठीक। अब यहां से आप समझिएगा, लास्ट अटेम्प्ट देखिएगा सोमनाथ मंदिर पर, इसका देखना है किस तरीके से सोमनाथ मंदिर पर ये जो है अटैक करता है, और इसके बाद में इसकी मृत्यु कर देते हैं। बस 10-15 मिनट की क्लास खत्म करते हैं, 10 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, आपको पता लग गया मथुरा के मंदिरों का तोड़ना नष्ट करना किसके द्वारा किया गया था पहली बार। अब आता है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, इसका जो अगला स्टेप था 1025 और 24-25, ठीक है, 1024-25 आता है, कितना, 1024 और आपका 1025, ये देखिएगा ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो 1024-25 में इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया,
क्या बेटा मिला हुआ है आपको? सोमनाथ। कौन सा आपका? सोमनाथ मंदिर। ये सोमनाथ मंदिर कहां पर था? कहां पर था बेटा? गुजरात में। लेकिन कौन बताएगा कि जिस समय सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था उस समय गुजरात का वहां का शासक कौन था? कोई बच्चा है ऐसा? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। वहां का उस समय शासक था भीमदेव प्रथम। ओके, कौन था? भीमदेव। देखो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है ना। तो उस समय वहां का शासक भीमदेव प्रथम था। अब समझिएगा, नाथ के मायने होते हैं भगवान। नाथ के मायने क्या होते हैं? भगवान। सोम, भगवान सोम। सोम रस आपको यहाँ पे पढ़ा होगा आपने, हिमालय पर्वत मंजूवत श्रेणियों से निकाल करके आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ था, लेकिन सोम एक देवता भी था। अब हमसे पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को इसका सबसे लास्ट और भीषण अटैक रहा था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर जब इसने लास्ट और भीषण सबसे ज्यादा जो तबाही मचाई थी, सबसे ज्यादा तो हिंदुस्तान के अंदर से लूटपाट की थी। कई इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं कि इसने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा, लेकिन इसका जो सबसे भीषण अटैक रहा हिंदुस्तान पर अर्थात मंदिर पर, तो वो 1024 अर्थात 25 में रहा। ठीक है, समझ के बाद? तो यहां पर सोमनाथ मंदिर जो है बेटा, मैं आपको बताऊं इसको लूटने का क्या उद्देश्य था? मंदिर को लूटना। मंदिर तो भगवान का घर है, ईश्वर का, समझ रहे? उसको तो लूटने का कोई नहीं बनता, लेकिन आखिर क्यों लूटा इसने? ये बात समझ लीजिएगा कि सोमनाथ मंदिर जो है वो शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। याद रखना बेटा, ये बात दिमाग में डाल लेना। ये शिव मंदिर है, और इस मंदिर की एक खास क्वालिटी यह है कि इस शिव मंदिर को सिर्फ इसलिए पूजा जाता था उस समय कि यहां पर इस पे जो आस्था या इस पे जो प्रे किया जाता था, वो औलाद या वंश, जिसके औलाद नहीं होती थी उसके लिए प्रे किया जाता था, अपनी औलाद के लिए, वंशज के लिए। तो इस मंदिर की दूसरी खास क्वालिटी ये थी कि इस मंदिर पे कोई भी फल फूल दूध आदि कुछ नहीं चढ़ता था। इस पे केवल और केवल सोना और चांदी ही चढ़ाती थी। चढ़ावा जो था वो सोना और चांदी था, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा हो गया। वो लास्ट में उसने क्या काम किया, इस मंदिर पर जब अटैक किया तो सारी यहाँ की धन संपत्ति तोड़कर सब कलश पलट दीवारों में से निकाल के सोना वोना बड़ी मात्रा में वो यहाँ से लूटपाट के ले गया। और उसने गजनी के अंदर, यहां तक कि इसके जो पत्थर या जो भी चीजें थी वो निकलवा कर उसने गजनी के अंदर जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों को बनवाया। क्या करा उसने? जामा मस्जिद की सीढ़ियों को बनवाया। इसीलिए कहते हैं कि इसको जो है कई उपाधियां दी गई हैं। कई उपाधियां क्या दी गई हैं? महमूद गजनबी की एक उपाधि थी गाजी, और दूसरी थी बुत सिकन। बुत सिकन जानते हैं? ठीक है, बुत सिकन अर्थात इसको मूर्ति भंजक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, और बुत सिकन होता है बुतों को तोड़ने वाला। ठीक है, और एक उपाधि सुल्तान, अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में पहली उपाधि जो सुल्तान थी, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि को ग्रहण करने वाला भी महमूद गजनवी था। लेकिन अंत में हुआ क्या कि जब ये गजनी से वापस जा रहा था, कुछ जाटों ने इसके खिलाफ जो है अटैक कर दिया। ये गुस्से में आया, और गुस्से में एक बार गजनी पे लूटपाट के ले गया। जब दोबारा आया तो इसने जाटों को बुरी तरीके से हराया, और इतनी बुरी तरीके से नरहंसार किया, उन पे हमला किया। लास्ट में 1027 में, कितने में? 1027 में इसने जाट और प्लस खोखर, ये क्वेश्चन बेटा आपको बता दे, जाट और खोखर वाला क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था कि महमूद गजनवी ने अंतिम समय में किन जातियों को हरा करके गया था। तो या तो आप जाट आ जाएगा या खोखर आ जाएगा, है ना? तो याद रख लेना, या तो जाट आएगा या खोखर। इन दो जातियों पर 1027 में बुरी तरीके से इनको हरा करके, इनको तोड़ करके जब वो यहां से गया, तो जाने के बाद उसे क्या हुआ कि उससे रोगों से वो पीड़ित हो गया। असाध्य, असाध्य वो होता है जिसमें किसी रोग में कोई भी मतलब काम नहीं आता। क्या होता है कि वहां पर जब रोग घेर लेते हैं, असाध्य वो व्यक्ति होता है अगर रोग तो हो गए उसको, लेकिन उसको दवाई वगैरह नहीं लगती है, फिर वो गिरता चला जाता है। तो बुढ़ापा वैसे आ गया 1030 में। कितने में बेटा? 1030 में। अर्थात कह सकते हैं अप्रैल 1030 में असाध्य रोग हो गए, और लास्ट में एक मच्छर के काटने से इसको क्या हो गया? मलेरिया हो गया। और मलेरिया होने के बाद ये बेचारा जो है 1030 अप्रैल 1030 में ही मरे। मलेरिया के बढ़ जाने से, मलेरिया के हो जाने से इसकी मृत्यु हो गई। और भारतीय इतिहास के अंदर इसकी जो है गाथाओं के पन्ने जो हैं वो खत्म हो गए, और यहीं पर महमूद गजनवी का जो वंश है। ओके।